प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज सितंबर की 3 तारीख है और हमारी वर्कशीट नंबर 26 हमें करनी है। 1 तारीख को हमने जो वर्कशीट की थी, वर्कशीट नंबर 25, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। चैप्टर का नाम सेम है, विनिर्माण उद्योग। इसी चैप्टर को हमने पढ़ना है, इसी को कंटिन्यू करना है। विनिर्माण उद्योग हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि विनिर्माण का मतलब विशेष रूप से निर्माण करना किसी वस्तु का, कच्चे माल से कोई विशेष वस्तु बनाना जिसकी उपयोगिता पहले से ज़्यादा हो। हमने प्राइमरीली उसका एक एग्जांपल लिया था शर्ट का, कि एक रुई का टुकड़ा हमने लिया और उससे हमने धागा बना के शर्ट बना ली, तो रुई कच्चा माल हो गया और उससे हमने फिर शर्ट का निर्माण किया और शर्ट एक ज़्यादा उपयोगी पदार्थ, हमारे पास ज़्यादा उपयोगी एक वस्तु बन गई जो कि पहले से ज़्यादा मूल्यवान है। विनिर्माण में एक बात का ध्यान रखना है कि जो वस्तु बनेगी, जिसका विशेष रूप से निर्माण होगा, वो मूल्यवान वस्तु होगी, जबकि कच्चे माल की कीमत हमेशा कम रहेगी। और एक और चीज़ विनिर्माण में बहुत ज़रूरी है कि जो उत्पादन होगा वो बड़े पैमाने पर होगा, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। अब उससे हम आगे चलते हैं। विनिर्माण उद्योग का मतलब हमारा फैक्ट्री से है। किसी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। विनिर्माण हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसको हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर ख़ास तौर से हमें किन चीज़ों पर गौर करना है, वो ये है कि कोई उद्योग कहाँ लगाया जाएगा, किसी फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ होगी। हमें एक फैक्ट्री लगानी है, हम उस फैक्ट्री को कहाँ लगाएंगे। सपोज़ करो एक शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री लगानी है। तुमने देखा होगा कि वो फैक्ट्री तुम्हारे आसपास के माहौल में ही लगी होती है, तुम्हारी किसी गली में, पड़ोस के किसी मकान पे, छत पे, किसी शेड में, ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज लगी होती हैं। तुम्हारा एक क्वेश्चन भी था ना, लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें तुम्हें अपने आसपास के उद्योगों को अपने परिवेश में से ढूंढ के लिखना था। तो बात यहाँ पर आती है कि वो फैक्ट्री किसी गली मोहल्ले में क्यों लगी हुई है। तुम कभी उस फैक्ट्री वाले से पूछो, कोई जीन्स बनाने की फैक्ट्री तुम्हारे आसपास के घरों में ज़रूर होगी, कि भाई तुम यहाँ का रेंट कितना देते हो, तो वो बताएगा मैं यहाँ पे 30,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ। जबकि वो एक बहुत छोटी सी स्पेस होती है जिसके अंदर उसके केवल 10 या 12 कारीगर बैठे होते हैं। तुम उससे पूछो कभी कि भाई तुम यहाँ पर इतना रेंट दे रहे हो, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, ऐसा क्यों ना करो, तुम गांव में चले जाओ और गांव में इस फैक्ट्री को लगा लो, वहाँ तो तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये रेंट में ये कमरा मिल जाएगा, ऐसा इतना बड़ा। क्या कहेगा वो? राजी होगा तुम अगर उसे कहोगे चलो मैं दिलाता हूँ गांव में? डेफिनेटली नो। क्या वजह वो राजी नहीं होगा? देखो, अब हमने आज इसी टॉपिक पे बात करनी है कि कोई उद्योग कहाँ लगाया जाता है, किसी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होती है। तुम्हें यहाँ पर 4 स्टेजेस दी गई हैं। सबसे पहली तुम्हें दी गई है कच्चे माल को प्राप्त करने की लागत। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है कि कच्चे माल को प्राप्त करने की लागत। कोई उद्योग वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर उद्योग लगाने वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखो, उद्योग लगाने का मकसद क्या होगा? पैसा कमाना, फ़ायदा कमाना। अगर किसी को कोई काम करके फ़ायदा ही नहीं होगा तो वो काम कभी नहीं करेगा। तो यानी एक उद्योगपति, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी फैक्ट्री कब लगाएगा? जब उसे उम्मीद होगी कि हाँ मुझे इसमें से प्रॉफिट होने वाला है। और कहाँ लगाएगा? जहाँ उसे लगेगा मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी पहला पॉइंट है कि किसी उद्योग को लगाने में उसे सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ मिलती है, कच्चा माल, वो कच्चा माल कहाँ मिल पाएगा? सबसे कम कीमत पे, सबसे अच्छी क्वालिटी का। तो किसी उद्योग को लगाने के लिए पहला पॉइंट आता है कच्चा माल प्राप्त करने की लागत। सपोज़ करो कि कच्चा माल उसे एक जगह पर शहर ए में 10 रुपये का मिल रहा है और शहर बी में जाओ 25 रुपये का मिल रहा है, तो वो शहर ए की तरफ जाएगा कि मैं अपना उद्योग शहर ए में लगाऊं। ठीक। सेकंड थिंग आती है हमारी उत्पादन की लागत, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। उद्यमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी वहाँ पर वो उद्योग लगाएगा। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए? लो।
जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगी तो उसका एक फ़ायदा होगा, वो माल को कम कीमत पे बना पाएगा। जब कम कीमत पे बना पाएगा तो उसको अपने प्रॉफिट को जोड़कर वो कम कीमत पर ही बेचेगा, और जब माल कम कीमत पर होगा तो लोग बड़ी अच्छे से ख़रीदेंगे उसको। हम भी बाज़ार में जाते कोई सामान ख़रीदने देखते हैं ना कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और इसकी कीमत भी कम हो भाई। अब कोई कीमत बहुत कीमती चीज़ है और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, हम नहीं लेंगे। दुकानदार कहता रहे, फैक्ट्री वाला कहता रहे मुझे तो महंगी पड़ी है, तो हम कहेंगे तुझे महंगी पड़ी होगी तो हम महंगा क्यों खरीदें भाई। तो नंबर 2 पॉइंट है, उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। कच्चे माल को प्राप्त करने की लागत कम होगी तो उत्पादन की लागत कम आएगी। उत्पादन की लागत में कच्चा माल शामिल है, लेबर शामिल है, बिजली का खर्चा शामिल है। थर्ड आता है हमारा वितरण लागत। वितरण का मतलब माल को बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना। माल को बेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। फैक्ट्री वाला किसी भी माल को बना के अपनी फैक्ट्री में उसका स्टॉक नहीं रखता रहता है कि मुझे फैक्ट्री को भरना है। वो उसको बनाने के बाद जल्दी से जल्दी कोशिश करता है मैं इसे सप्लाई कर दूं, ग्राहक तक पहुंचा दूं। क्यों पहुंचा दूं? नंबर 1 और फोरमोस्ट इसका रीज़न है कि जितनी जल्दी ग्राहक के पास ये जाएगा उतनी जल्दी मुझे रिटर्न में बदले में पैसा मिलेगा, मेरी जेब में पैसा आएगा, जिस वजह से मैंने ये काम शुरू किया था प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जल्दी से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। देन ये जब चीज़ें पूरी हो जाती है तो व्यक्ति उद्योग की स्थापना का निर्णय करता है कि मुझे यहाँ पर उद्योग को लगाना है। मैं उद्योग कहाँ लगाऊंगा? मैं उद्योग वहाँ लगाऊंगा जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा आसानी से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब सुनो, मैं उद्योग कहाँ लगाऊंगा? जहाँ पर मुझे नंबर 1 कच्चा माल मिल जाता है, नंबर 2 मुझे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, चीप कॉस्ट लेबर। नंबर 1 हो गया रॉ मटेरियल, नंबर 2 चीप कॉस्ट लेबर। मुझे सस्ती लेबर मिल जाती है क्योंकि कच्चा माल चाहिए, और सेकेंडली मुझे बनाने के लिए लेबर चाहिए, श्रमिक चाहिए, सस्ते श्रमिक मुझे मिल जाए। नंबर 3 जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो, यातायात की, परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि कच्चे माल को लाना है, तैयार माल को लेके जाना है। तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा वहाँ उद्योग लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नंबर 3 जहाँ पर बिजली, पानी, इसकी सप्लाई बहुत अच्छी हो। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लगभग हर इंडस्ट्री को चाहिए, लगभग हर इंडस्ट्री को, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जहाँ पर बिजली पानी की सुविधा अच्छी है उद्योग वहाँ लगाया जाएगा। अभी मैंने कहा था ना, तुम फैक्ट्री वाले को बोलो चलो मेरे गांव में मैं तुम्हें जगह दिलाता हूँ, वहाँ नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? नंबर 1 उसे कच्चा माल नहीं मिलेगा। तुम्हारे गांव के आसपास अगर कोई अच्छी मार्केट नहीं है कच्चे माल की, जहाँ उसे रुई नहीं मिलेगी, जहाँ कपड़ा नहीं मिलेगा, जहाँ धागा नहीं मिलेगा, जहाँ उसको बटन नहीं मिलेंगे, पैकिंग का सामान नहीं मिलेगा, वो नहीं जाएगा। कच्चा माल दिल्ली में सस्ता मिलता है तो वो यहीं पे अपना उद्योग लगाएगा। श्रमिक उसको गांव में अच्छे सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन गांव में जो उसको श्रमिक मिलेंगे उनकी क्वालिटी मीन्स उनकी स्किल हो सकता है इतनी अच्छी ना हो, उसे ट्रेनिंग देनी पड़े। अब ट्रेनिंग देने के लिए कोई राजी नहीं होता, हर व्यक्ति को चाहिए कि मुझे पहले से ही स्किल्ड लेबर मिल जाए। नंबर 3 वो तुम्हें कहेगा भाई गांव में मैं जाके फैक्ट्री लगा लेता हूँ, मशीनें खरीद लेता हूँ, बिजली तो आती नहीं गांव में, कैसे मशीनें चलेंगी? तो बिजली और पानी इसकी सप्लाई चाहिए किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए। नंबर 4 आसपास है ना, फैक्ट्री को जब हम लगाते हैं पैसों का लेन देन होता है, उसके लिए बैंक की फैसिलिटी चाहिए। जहाँ पर बैंक होगा तो वहाँ पर कारोबारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प मिलती है पैसे के लेन देन में। नंबर 3 जहाँ पर उसकी ना कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी हो, टेलीफोन की सुविधा हो, इंटरनेट उसका चल सके, माल का ऑर्डर ले सके, दे सके। अंत में आ जाता है बाज़ार। भाई बाज़ार भी तो चाहिए जहाँ पर उसे सामान बना हुआ बेचना है। अल्टीमेटली तो उसे बाज़ार बहुत दूर होगा, तो गांव में अगर वो कोई चीज़ बना भी लेता है, बाज़ार तक लाने की लागत जुड़ जाएगी। जो चीज़ उसने 25 रुपये का एक पीस बनाया, बाज़ार में आते आते अगर वो शहर से बहुत दूर है तो वो 30 रुपये का, 40 रुपये का पड़ जाएगा, कोई भी नहीं खरीदेगा उसे। नेक्स्ट थिंग आती है सरकार के नियम।
देखो, उद्योग वहीं लगाया जाएगा जहाँ पे सरकार के नियम उद्योग लगाने की परमिशन देते हैं। अब हम हर जगह हर सारे उद्योग नहीं लगा सकते हैं कि हम ये कहें कि हमारा जो ना स्टील की पॉलिश करने की फैक्ट्री है और हम किसी ऐसे इलाके में लगाएंगे जहाँ सारे घर हैं, या किसी के फादर का ब्रदर का वेल्डिंग का काम है तो हम बिल्कुल ही जहाँ पर किसी सोसाइटी में सारे फ्लैट बने हुए हैं वहाँ पर लगा लेंगे। सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ लगाया जा सकता है, तो सरकार के नियमों भी उसमें हमें छूट देते हो, हम उद्योग वहीं लगाएंगे। अब तुमने बहुत अच्छे से सुना होगा टाटा कंपनी का नाम। टाटा कंपनी ने अपना स्टील प्लांट लगाया। स्टील प्लांट टाटा ने लगाया कहाँ पर? टाटा ने अपना स्टील प्लांट कहाँ पर लगाया? तुम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, झारखंड में। अब वहाँ पर क्यों लगाया टाटा ने अपना स्टील का प्लांट? क्योंकि वहाँ पर ज़मीन के अंदर से कच्चा लोहा मिल रहा था टाटा को, जहाँ पे कच्चे लोहे की खदान थी। एक और फ़ायदा था, पास में कोयले की भी खदान थी, क्योंकि कच्चे लोहे को जब प्रोसेस करेंगे, पिघलाएंगे, तो उसके लिए कोयला चाहिए ही चाहिए। नंबर 3, एक और बेनिफिट था कि पास में एक नदी बह रही थी, सुवर्णरेखा नदी, वहाँ से पानी भी मिल रहा था। तो टाटा ने अपना स्टील प्लांट जमशेदपुर में लगाया। अब टाटा को जमशेदपुर में जो जगह मिली उससे सस्ती जगह राजस्थान में मिल सकती थी, राजस्थान में नहीं लगाया स्टील प्लांट। राजस्थान में बड़ा अच्छा स्टील प्लांट टाटा लगा ले, कोयला 1500 किलोमीटर दूर से आएगा, कच्चा लोहा 1500 किलोमीटर दूर से आएगा, और राजस्थान में पानी भी अवेलेबल नहीं है। सोचो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब तुमने सुना होगा, तुम जितनी भी दवाइयाँ लाते हो, दवाइयों पे ज़्यादातर तुम फैक्ट्री का नाम होता है, जहाँ कुछ है ना, जितने भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स होते हैं, 10th में चैप्टर अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, कंज्यूमर राइट्स वाला, हर पैकिंग के ऊपर सरकार के कुछ निर्देश होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसमें कहाँ पर ये दवाई बनी है, किस फैक्ट्री में बनी है, उसका नाम भी लिखा होता है। ज़्यादातर दवाइयों में तुम देखोगे कि वो फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश के बद्दी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वहाँ पे क्यों सिचुएटेड है? वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट ने पूरा हब बनाया हुआ है, और गवर्नमेंट ने भी पूरा हब क्यों बनाया हुआ है? वहाँ का टेम्परेचर बहुत मॉडरेट है, दवाइयाँ बनाने के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है। अगर वही फैक्ट्री राजस्थान में लगाई जाए, मध्य प्रदेश में लगाई जाए, गुजरात में लगाई जाए, तो कंपनीज़ को उस पूरी बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए इतने सारे एसी लगाने पड़ेंगे कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दवाइयों की कीमतें आज के मुकाबले 4 गुना हो जाएंगी। फैक्ट्रियों को लगाया गया हिमाचल प्रदेश में ताकि वहाँ पर कंपनीज़ की रनिंग कॉस्ट कम हो जाए। तुम्हें पता होगा, कभी तुम इधर जाते हो किशनगंज रेलवे स्टेशन की साइड में, वहाँ पर ना बहुत खाली जगह पड़ी हुई। कभी वहाँ पे DCM की मिल होती थी, दिल्ली कॉटन मिल, कपड़ा बनता था वहाँ पे कॉटन का, और वो मिल एक दिन बंद हो गई। उसके बंद होने का रीज़न क्या था, मैं तुम्हें बताता हूँ। ज़्यादातर हमारे कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र के आसपास सिचुएटेड है, गुजरात में सिचुएटेड है। वहाँ का मौसम है ना, महाराष्ट्र का मौसम, गुजरात के आसपास का मौसम चिपचिपा होता है, नमी भरा, जैसे हमारे यहाँ आजकल हो रहा है। अगस्त में, सितंबर में चिपचिपा मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हवा में नमी बहुत है, मॉइस्चर बहुत है। मुंबई के आसपास पूरे साल ऐसा ही मॉइस्चर रहता है हवा में। तो वहाँ पर सारे कपड़ा उद्योग लगे हुए हैं। अब DCM दिल्ली कॉटन मिल दिल्ली में लग गए। दिल्ली में तो 2 महीने 3 महीने मॉइस्चर रहता है हवा में, बाकी साल तो पूरा सूखा सूखा मौसम रहता है। घर में कभी ट्राई करना, थोड़ी सी रुई लेके धागा बनाने की, हाथ से मरोड़ के धागा बन जाता है। अब उस धागे को तुम देखोगे, अगर तुम उसमें थोड़ा सा पानी लगा लोगे तो वो धागा बड़े आराम से बनता है। यानी अगर रुई के साथ थोड़ा मॉइस्चर मिलाओ तो धागा बड़े आराम से बनेगा। अब दिल्ली कॉटन मिल जब दिल्ली में लगी, उसमें हज़ारों लोग काम करते थे, और वहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि कुछ आर्टिफिशियल स्टीम अपने पूरी कंपनी में, वो जहाँ पर फैक्ट्री जो मशीनें थी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल स्टीम को रिलीज़ करते थे ताकि धागा आराम से बन जाए। कंपनी का, DCM का, दिल्ली कॉटन मिल का, उस स्टीम को बनाने में और स्टीम को छोड़ने का सिस्टम लगाने में इतना खर्चा हो जाता था कि जो 1 मीटर कपड़ा मुंबई में 1.5 रुपये का बनता है, वो दिल्ली में 3.5 रुपये का बनता था।
अब सोचो, जब कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कंपनी अल्टीमेटली उसको ज़्यादा महंगी कीमत पे मार्केट में बेचेगी। जब ज़्यादा महंगी कीमत पे मार्केट में बेचेगी तो उसका सामान कम बिकेगा, या लोग दूसरी कंपनी का सामान खरीदेंगे जो कम कीमत पे बेच रहा है। तो फाइनली हुआ क्या कि दिल्ली कॉटन मिल दिल्ली से बंद हो गई। तो किसी भी उद्योग की जो लोकेशन होती है, हिंदी में हम अवस्थिति बोलते हैं, उसके लिए उद्योगपति को कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, उसे सस्ता कच्चा माल मिले, चीप रॉ मटेरियल। नंबर 2, जहाँ पर उसको चीप स्किल्ड लेबर मिलती है, जहाँ पर उसे सस्ते और अच्छे श्रमिक मिलते हैं। नंबर 3, जहाँ पर बिजली की, पानी की सुविधा अच्छी होती है। नंबर 4, जहाँ पर यातायात सुविधा अच्छी होती है। नंबर 5, जहाँ पर बैंकिंग और कम्युनिकेशन, फ़ोन, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होती है। नंबर 6, जहाँ पर सामान बेचने के लिए बाज़ार उपलब्ध है। नंबर 7, जहाँ पर सरकार के नियम उद्योग को लगाने की परमिशन देते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने लायक है, उद्योग लगने से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। कभी जमशेदपुर खाली पहाड़ी होती थी, आज वहाँ पर शहर बसा हुआ है, जमशेदपुर पूरा शहर बसा हुआ है। अब ये पूरी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है? सपोज़ करो कि एक वीरान जगह पड़ी हुई है, जहाँ पर कोई लोग आते जाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर ज़मीन में से कुछ ऐसे पदार्थ निकल आते हैं जिससे कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, कोई फैक्ट्री लग सकती है। वहाँ सारी ये बाकी हमारे जितने फैक्टर्स हैं ना, 7 फैक्टर मैंने गिनाए हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। वहाँ एक फैक्ट्री लग जाती है और फैक्ट्री में लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। अब तुम देखोगे वहाँ आसपास है ना, अपने आप ही एक पूरा शहर बनना शुरू हो जाता है। उस फैक्ट्री में 2000 लोग आते हैं काम करने, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, और फैक्ट्री में काम करते हैं। सबसे पहले तो उस फैक्ट्री के बाहर एक चाय वाले की दुकान खुल जाएगी, ताकि लोग आएंगे जाएंगे चाय पियेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ गाड़ी वाले, कार वाले, कैब वाले, ग्रामीण सेवा वाले, टेम्पो वाले, रिक्शा वाले वहाँ फैक्ट्री के पास आने लगेंगे, ताकि वो लेबर को छुट्टी हो तो लेके चले जाएं। यातायात वाले आने लगे, और धीरे धीरे फिर और दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग आसपास इंडस्ट्रियलिस्ट जो डेवलपर्स हैं वो मकान बनाने शुरू कर देंगे, कुछ लेबर यहीं पे मकान खरीद के रहने लगे। आसपास जिनके प्लॉट्स होंगे वो भी मकान बना के किराए पे देने लगेंगे, और 5 साल 10 साल में कंडीशन ये हो जाएगी कि एक खाली जगह जहाँ पर केवल एक फैक्ट्री दूर से नज़र आती थी, वहाँ पे पूरा शहर बस जाता है। तो कोई उद्योग एक पूरे शहर को भी जन्म दे सकता है। यानी जहाँ पर पहले शहर नहीं था, वहाँ पे उद्योग लगा, और उद्योग के साथ साथ वहाँ शहर का विकास हो गया। सेकंड कंडीशन आती है कि जहाँ पे पहले से शहर बसा हुआ है वहाँ पर उद्योग लगाया जाए। देखो, कुछ उद्योग बेटा हमेशा शहर के पास लगाए जाते हैं। जैसे एक उद्योग का मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है। दवाई तो हिमाचल प्रदेश में बन सकती है और वहाँ से ट्रक में आ सकती है, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबी होती है, लेकिन ब्रेड बनाने की फैक्ट्री हमेशा शहर के पास ही लगती है, शहर के अंदर लगे। क्योंकि ब्रेड की लाइफ, शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और 3 दिन लाइफ भी हो, बट हम उसको पहले दिन ही खाना पसंद करते हैं। तो ब्रेड बनाने की फैक्ट्री हमेशा शहर के आसपास लगती है। और इसी तरह के और भी उद्योग हैं जो शहर के पास लगाए जाते हैं, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ के हिसाब से उनका मैक्सिमम प्रयोग किया जा सके। अब यहाँ पर हमें लास्ट में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि शहरी सुविधाओं से लाभ उठाकर उसके आसपास ही उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। शहर में हमें लगभग सारी सुविधाएं मिल जाती हैं भाई। हमें कच्चा माल मिल जाता है, शहर के में बहुत सारे बाज़ार होते हैं, थोक बाज़ार होते हैं, रिटेल बाज़ार होते हैं, खुदरा बाज़ार होते हैं। हमें शहर की आबादी बहुत ज़्यादा होती है तो श्रमिक भी मिल जाते हैं। बैंक वगैरह होते हैं, हमें शहर में लोन मिल जाता है, बैंकिंग फैसिलिटी हमें चाहिए। फिर शहर में बिजली और पानी की सप्लाई बहुत अच्छी होती है। शहर में आबादी बहुत है तो भाई सामान तो खूब बिकता ही बिकता है, बाज़ार मिल जाता है सामान बेचने के लिए। तो जब शहर की सुविधाओं का लाभ उठाकर उसके आसपास पास उद्योग बस जाते हैं तो हम उसे समूहन बचत कहते हैं। विनिर्माण उद्योग में उद्योगों की अवस्थिति
को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और ज़रूरी है कि इसको अपनी बेसिक डेली लाइफ से जोड़ना। अपने आसपास जब भी तुम कोई फैक्ट्री देखते हो, जब भी कोई तुम छोटा मोटा उद्योग देखो, तो ये सोचा करो कि ये उद्योग यहाँ क्यों लगाया गया है। क्योंकि बेटा हम केवल बुकिश नॉलेज ले लें उससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। आगे आने वाले 5 से 6 साल में तुम सब लोगों ने अपने करियर को, अपनी लाइफ को सेट करना है। उसकी शुरुआत तब क्यों करें, अब से ही क्यों ना करनी है। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे उद्योग लगाने लगे, तो अभी से सोच के चलना है कि कोई उद्योग क्यों लगा हुआ है, कोई उद्योग वहाँ पे चल रहा है सक्सेसफुली तो क्यों चल रहा है, और कोई उद्योग बंद हो गया तो क्यों हो गया। तुम पाओगे कि हमने जो ये 6, 7, 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो उद्योग इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के लगाए जाते हैं वो उद्योग कामयाब हो जाते हैं। और जो इन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते जो उद्योग, वो उद्योग बहुत जल्दी ही बंद हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें DCM का दिया। आगे चल के तुम्हें अपने करियर को सेट करने के लिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जानो। अगर तुम्हारी किसी से बातचीत होती है, किसी उद्योगपति की छोटी मोटी फैक्ट्री भी जिसने लगाई है, तो तुम उससे पूछो कि आपने फैक्ट्री कैसे लगाई, यहाँ पर क्यों लगाई, यहीं पे क्यों लगाई, यहाँ लगाने से क्या फ़ायदे हैं, सामान कहाँ से लाते हो, प्रोडक्शन कैसे करते हो, माल कहाँ पे बेचते हो। तो विनिर्माण उद्योग में आज हमारा जो ये सेकंड वर्कशीट का काम था, इसका जो कंसेप्ट था वो हमने समझा। इसमें हमें यहाँ पर 4 प्रश्न करने के लिए दिए गए। चारों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। पहला प्रश्न है, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। भाई सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग अपने माइंड में डेवलप करो। सारी चीज़ों की उम्मीद टीचर से करोगे या किसी वीडियो से या किसी सॉल्व वर्कशीट से करोगे तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अपने आप से सोचो, सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। और अब तो वीडियो में तो सबसे अच्छा तुम्हारा फ़ायदा ये है कि क्लास में तुम एक चीज़ को सुनो और बाद में तुम सोचते हो कि जब मुझे समय लगेगा तब मैं इस बात को सर से दोबारा पूछूंगा, सर दोबारा बताएं। अब तो दोबारा की ज़रूरत तुम्हारे हाथ में है, दोबारा वीडियो को चला लो और सुन लो। और एटलीस्ट वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुनोगे, तब जाके तुम चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त होता है भाई? जहाँ पर उद्योगपति को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, सबसे ज़्यादा लाभ हो। सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ होता है? जहाँ पर ऊपर बताई गई 7 से 8 चीज़ें जहाँ पर उसे आसानी से मिल जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, उद्योग जहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं उद्योग शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं। हाँ भी देखो, उद्योग शहरों को फ़ायदा देते हैं। उद्योग आसपास होता है, शहर में जितने लोग हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, जल्दी मिल जाती है फैसिलिटी। और वहीं शहर से उद्योगों को फ़ायदा होता है। उद्योगों को शहर से क्या मिल जाता है? उद्योगों को शहर से कच्चा माल मिल जाता है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, बैंक फैसिलिटी मिल जाती है, बिजली की फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, पानी की फैसिलिटी मिल जाती है, बाज़ार मिल जाते हैं, और शहर को सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एक ही उद्योग शहर के पास लगा है तो वो शहर में सस्ता मिलेगा, और वही उद्योग बहुत दूर लगा है तो महंगा मिलेगा। महंगा क्यों मिलेगा? उस सामान को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से जब लाया जाएगा, लाने का खर्चा और जुड़ जाएगा उसमें। ठीक, तो सेकंड पॉइंट को मैंने तुम्हें गोल गोल करके समझा दिया है। गोल गोल करके इसलिए समझा दिया ताकि तुम्हें बिल्कुल डिक्टेट होने की आदत ना पड़े। अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में इसका आंसर तुम लिख सकते हो। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और लिखना आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है? भाई देखो, सोचकर लिखना है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ तुम्हारे लिए। मैं पहले 2 क्वेश्चन तुम्हें कह रहा था ना सोच के लिखो, इसमें तो लिख दिया है कि सोच कर लिखो। चलो, उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है? उद्योग के विकास का मतलब है उस इंडस्ट्री का बढ़ना, उसका डेवलप करना, उसका कारोबार बढ़ जाना। अब उद्योग में सामान बनता है, सामान बनता है ना, सारी चीज़ें मिल जाएं, जो ऊपर चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें से सारी चीज़ें मिल जाएं, उसको कच्चा माल मिल जाए, उसको श्रमिक मिल जाए, पूंजी मिल जाए, शक्ति के साधन मिल जाए, लेकिन बाज़ार ना मिले तो क्या होगा? किसी उद्योगपति ने माल बना लिया, बहुत अच्छा बना लिया, बहुत सस्ता बना लिया, माल बना के गोदाम भरा हुआ है, बाज़ार नहीं मिल रहा उसको बेचने के लिए। ये जो बाज़ार है ये उसको मिल ही नहीं रहा कि मैं सामान बेच पाऊँ, तो सामान बेच ही नहीं पाएगा तो उसको प्रॉफिट नहीं आएगा।
और किसी उद्योगपति को बाज़ार मिल गया सामान बेचने के लिए, तो फिर वो उद्योग दिन पर दिन बढ़ता जाता है। जैसे भारत में पहले N95 मास्क नहीं मिलते थे, नहीं बनते थे, क्योंकि बाज़ार बहुत छोटा था, लोग खरीदते नहीं थे मास्क। अब आज भारत में मास्क उद्योग तेज़ी से विकास कर रहे हैं। क्यों? मास्क का बाज़ार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वाइड हो गया है। लगभग हर परिवार ने जब से कोरोना शुरू हुआ है 10 से 15 मास्क तो खरीद ही लिए हैं। और कहाँ हमने पिछले अनगिनत सालों में एक भी मास्क नहीं खरीदा होता था। हम देखते थे किसी डॉक्टर ने भी मास्क लगाया तो लगता था पता नहीं क्या लगाया, क्या होता है इससे। बदबू के लिए लगाया जाता है, कीटाणुओं को रोकने के लिए लगाया जाता है, या चेहरा छिपाने के लिए लगाया जाता है, समझ ही नहीं आता था। तो बाज़ार उपलब्ध होने से उद्योग का माल बिकने लगता है। जैसे जैसे माल बिकने लगता है उद्योगपति को हौसला बढ़ने लगता है। जैसे बुझते हुए दिए में तेल या घी डाल दो तो वो तेज़ी से कितनी खुशी से जलने लगता है, तो ऐसे ही उद्योगपति खुश हो जाता है कि भाई मेरा माल बिक रहा है, मुझे बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है। वो अपने उद्योग का और विकास करता है, कच्चा माल और ख़रीद के लाता है, लेबर और भर्ती कर लेता है, और अपने माल की क्वालिटी में भी सुधार करता है। भाई यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ जानने वाली है कि माल की क्वालिटी, जैसे जैसे माल बिकता है माल की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो बाज़ार उपलब्ध होने से उद्योग का विकास हो जाता है। कैसे विकास होता है कि उद्योग में कच्चा माल वो ज़्यादा खरीदने लगता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने लगता है। उद्योग का विकास होगा तो भी देश का भी विकास होगा। भाई ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है। हमारी सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। उद्योग का विकास होगा, बाज़ार में माल बिकेगा उद्योगपति का, उसे पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा, उद्योगपति को खुशी होगी कि मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करूं। और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल ज़्यादा खरीदेगा, जहाँ से कच्चा माल खरीदेगा उन्हें पैसा मिलेगा। सपोज़ करो किसान से कच्चा माल खरीदा तो किसान भी खुश हो जाएगा, उसकी बिक्री बढ़ेगी। फिर वो लेबर को रख रहा है, लेबर को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं क्योंकि उनसे या तो ज़्यादा काम कराएगा या नई लेबर को भर्ती करेगा, मीन्स ज़्यादा लेबर को पैसा मिलेगा, ज़्यादा लेबर को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी धीरे धीरे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे देश की इनकम बढ़ेगी, देश का विकास होगा। तो बाज़ार की उपलब्धता उद्योगों के विकास में मददगार होती है। नंबर 4 हमारा है, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो सबसे ज़्यादा किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों? देखो हमने 7 से 8 चीज़ें डेवलप यहाँ पर डिस्कस की हैं। अगर हम ब्रेकअप में करेंगे तो हमारी 9 चीज़ें हो जाएंगी। जैसे बिजली पानी मैंने एक ही पॉइंट में तुम्हें लिखवा दिया है, ठीक। और बैंकिंग और फाइनेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन एक ही में करा दिया है। अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो अलग अलग पॉइंट बनते हैं। तो किन 2 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे भाई? मेरे हिसाब से तो तुम खुद सोचो कि कौन सी ऐसी 2 बातें जिनका तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जब तुम उद्योग लगाओगे चीज़ें तो सारी ही चाहिए, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन कौन सी जो 2 बातें हैं जिनका तुमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? क्या तुम कच्चे माल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे कि कच्चा माल अच्छी क्वालिटी का हो, या तुम सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे मुझे यहाँ पे लेबर अच्छी मिले, या तुम ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे कि भाई मुझे यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी मिले, या ये ज़्यादा ध्यान रखोगे बिजली पानी की सप्लाई अच्छी हो, या तुम ये ज़्यादा ध्यान रखोगे कि यहाँ पे बाज़ार अच्छा हो जो कि तुम अपना सामान अच्छे से बेच पाओ? चलो मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, एक क्लू देता हूँ। 3rd क्वेश्चन में बाज़ार आया है तो यानी बाज़ार इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है हम 3rd क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक पॉइंट तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा तुम सब लोग इस पूरी वर्कशीट को अच्छे से समझ गए होंगे, और ये वर्कशीट जल्दी ही कर तुम मेरे पास जमा करा दोगे ताकि मैं इसे चेक कर तुम्हें भेज दूँ। और इसके बारे में तुम्हें कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो तुम मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे उस डाउट को दूर कर दूँगा। और इस वर्कशीट के बाद हमारी इस चैप्टर से जुड़ी मोस्ट प्रोबेबली एक और वर्कशीट आएगी, वर्कशीट नंबर 27 परसों आएगी, वो परसों भी हम उसे पढ़ेंगे। तुम जो वर्कशीट नंबर 25 का वीडियो था, वर्कशीट नंबर 26 का वीडियो, इन दोनों वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखना, और 27 का जो वीडियो आ जाएगा तीनों को एक साथ मिलाकर जब देखोगे तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।